अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपके भाई ज़हीर शहीद हो गए, तो उसकी याद में आपने ये बनाया है। जी। तो वो क्या सोशल वर्क करते हैं, ज़रा शहीद के हवाले से हमें थोड़ी सी डिटेल तो बताएं। देखिए जी, मोहम्मद ज़हीर रवान 1978 में गांव थेसी में पैदा हुआ अच्छा। और उसने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो गाँव से हासिल की। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल मोरी बैन का वो स्टूडेंट रहा। उसके बाद जब उसने FSC अपना मुकम्मल किया तो उसके बाद वो तारीख़ इंसाफ से मुंसलिक हो गया और अपने इलाके के अंदर कमो बेश 10 से 12 सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट उसने मुकम्मल किए, जो मेरी सुपरविजन में वो करता था, लेकिन उसकी अपनी इंटरेस्ट थी कि ये काम होने चाहिए। उसकी अपनी ज़ाती इंटरेस्ट थी कि ये सोशल वेलफेयर के काम होने चाहिए। जहाँ भी कोई वो छोटा मोटा भी काम अगर देखता था गांव के हवाले से, तो वो सबसे पहल करता था कि मैं इस गांव के इस लोगों के काम आ सकूं। मैं एक ही सिंगल मिसाल आपको देता हूं कि हमारी एक खाला हैं गांव में जिनका नाम है मिस्कीना जान। उसकी एक भैंस जो है वो मर गई। तो आपको पता है कि जब किसी ज़िम्मेदार शख्स की भैंस मर जाए तो वो भैंस दोबारा खरीदने के लिए 1,00,000-1.5 लाख रुपया खर्चा करेगा और 1,00,000-1.5 लाख रुपया उसका घर से गया और 1,00,000-1.5 लाख और खर्चा करके भैंस लाएगा। तो ये शख्स वहाँ पे पहुँचा और इसने पूरे इलाके के लोगों को बिठा के इसने 2,000 रुपया वहाँ पे रखा कि ये 2,000 रुपया मेरी तरफ से डोनेशन है और जितने भी मुखैर हजरात हैं आप यहाँ पे डोनेशन दें ताकि हम आज शाम तक इसकी भैंस लेके आए। तो वो शाम मगरब होने से पहले पहले उसके घर पे भैंस पहुंची फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। तो एक वो शख्स जो इतना हमदर्द हो अपने हल्के का, अपनी आवाम का, अपने बहन भाइयों का, तो वो सोशल वेलफेयर का बंदा अगर उसे ना कहें तो फिर ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब जब उसको कत्ल किया गया तो कत्ल किस तरह वो हुआ, मैं अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ, अगर मैं झूठ कहूँ तो खुदा मुझे ईमान न दे कि जिस पार्टी ने उसको कत्ल किया उस पार्टी का उसके साथ किसी किस्म का एक टेढ़ी पैसे का लेन देन नहीं था। रिक्रूटमेंट का काम मैं करता हूँ, मेरा उस पार्टी के साथ लेन देन का इशू था और वो क्या था कि मैंने 92 बंदे उनके दुबई भेजे थे। इमिग्रेशन के पास रिकॉर्ड मौजूद है। पासपोर्ट जब एग्जैक्ट की स्टैंप या एंट्री की स्टैंप लगती है तो हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर रिकॉर्ड होता है। जब मैंने उनको 92 बंदों को उन 92 बंदों को दुबई भेज दिया और वहाँ वो जाकर 3 महीने मेरी रिहाइश के अंदर रहे, वहाँ का सारा रिकॉर्ड मौजूद है और 3 महीने का वीज़ा उन्होंने मुझसे ख़रीदा था। मैंने 3 महीने का पैकेज दिया, विजिट वीज़ा पाक बिस्मिल्लाह इंटरनेशनल एयर ट्रेवल के ऊपर, और 92 बंदे को सफ़र करवाया दुबई के लिए और अजमान के अंदर जाकर वो और रासल खैमा के अंदर जाकर 4 विले मैंने उनके लिए ख़रीदे जिनके रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं, उनके एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद हैं। उनके अंदर जाकर वो लोग ठहरे। जब 3 महीने का पैकेज उनका पूरा हो गया, उसमें से 18 बंदे ऐसे हैं जो वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, जिन्होंने सर्विस ज्वाइन कर लिया अपने माशरे को, वो आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। और जो वापस लोग आए उनसे डायरेक्ट पैसे भी मैंने नहीं लिए थे। मेरे 2 सब एजेंट थे, एक चित्राल में था और एक नौशहरा में, अयाज और सदीक। तो उन लोगों ने आगे से लोगों से 4-4 लाख 3-3 लाख रुपया लिया हुआ था। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने कहा जी हमारे पैसे वापस करें। मैंने 1,30,000 में पैकेज दिया था और 1,30,000 का पैकेज मेरा, उसमें टिकट था, वीज़ा था, रिहाइश थी, ये तीनों चीज़ें मैंने दी। अब वो सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है और उन लोगों के कहने के ऊपर मर्दान FIA ने मेरे ऊपर पर्चा दे दिया 98 लाख रुपए का। मैंने उस पर्चे को भी फेस किया और फिर मजे की बात आप देखें और इंतहाई नाइंसाफी की बात देखें कि उस FIR के अंदर मेरे बेटे शुहेब का नाम मौजूद है जो उस वक्त सऊदी अरब में था, मेरे बेटे सोहेल का नाम मौजूद है जो उस वक्त सऊदी अरब में था, मेरे बेटे फैसल का नाम मौजूद है जो उस वक्त अंडर स्टडी था, 9th का स्टूडेंट था,
उसका नाम मौजूद है। मेरे भाई जो मर्डर हो चुके हैं उसका नाम मौजूद। मेरा भाई शबीर जो गैस डिपार्टमेंट सुई साधारण गैस कंपनी में कराची में मुलाजम है और कई सालों से मुलाजमत कर रहा है, उसका नाम मौजूद। यानी फैमिली के पूरे, यानी कि पूरे घर के ऊपर वो एफआईआर दी गई और एक इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ जज पिछले 6 सालों में उसका फैसला नहीं कर सका। कोई शहादत नहीं, कोई 164 का बयान नहीं, और उसी की साथ की एफआईआर स्वात में मेरे खिलाफ दी गई, झूठी एफआईआर, जिधर मैं कभी स्वात में गया भी नहीं, और वहां भी मेरे ऊपर, मेरे बेटों के ऊपर उस एफआईआर 81 लाख की एफआईआर, उसमें मैं बरी हो गया। मेरे बेटों की जमानतें कन्फर्म हो गई इसलिए कि वो थे ही सऊदी अरब में। वहां पे जज ने तहकीकात जो करवाई वो इंसाफ के ऊपर करवाई कि देखें कि जब एक शख्स सऊदी अरब में मौजूद है और उसको बिठा रहे हैं सवात के एक हुजरे में, और आईओ जो है वो पर्चा दे रहा है, और आईओ पर्चा देने वाला जो है वो कहता है कि ये बंदा यहाँ था, जबकि कानून और कानून के नज़र से वो बंदा बैठा हुआ है कहाँ पे, सऊदी अरब में। तो वो एफआईआर पूरी की पूरी झूठी साबित हुई। अब ये जो पेशावर वाली एफआईआर है, मर्दान वाली, ये भी झूठी की झूठी साबित हो जाएगी। मेरे बच्चों ने भी जमानतें अपनी कंफर्म करवा ली हैं। मैं, आप बताएं कि मैं कितने जुल्म सितम का शिकार हो रहा हूँ, उसके बावजूद बर्दाश्त कर रहा हूँ। और एफआईए के लोग जो हैं वो 20,000 रुपया लेते हैं, एफआईआर दे देते हैं। मैं पिछले 1996 से काम कर रहा हूँ और हजारों लोगों को बैरून ममालिक भेज चुका हूँ, जो रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर उसके बावजूद मेरे लाइसेंस को कभी सस्पेंड, कभी बहाल, कभी सस्पेंड, कभी बहाल, कभी सस्पेंड, कभी बहाल। ठीक है जी, ये ड्रामा लगा हुआ है मेरे साथ और मैं उस जुल्म को बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मेरे भाई ने किसी के साथ कोई लेन देन उसका नहीं था। उसे जब नाहक कत्ल किया गया तो नाहक कत्ल होने वाला शख्स शहीद होता है। मैंने उसका शहीद का नाम लिखा और वो शहीद है, अल्लाह के सामने शहीद है, और उसकी शहादत जो है वो रोज़े क़यामत तक रहेगी। मैंने उसके मिशन को इसीलिए जारी किया कि मैं पूरे पाकिस्तान में ऐलान करता हूँ कि अगर मेरे भाई ने किसी से कोई रकम ली हुई हो और वो सबूत के साथ मेरे दफ्तर में आए तो मैं उसको पेमेंट करूँगा। मैं उस भाई का सारा कर्ज अपने जिम्मा लेता हूँ, और अगर कोई बंदा सबूत के साथ कहेगा कि ज़हीर ने हमारा कोई पैसा देना था तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, अब आप अगला सवाल करें कि मुझ पर क्या सवाल करना चाहते हैं। ज़हीर शहीद ट्रस्ट के मकासद जब आपने बनाया तो मकासद चलें बाद में, पहले ये बताएं कि इस ट्रस्ट के क़याम में आपको किन मुश्किलात का सामना करना जी, मुझे मुश्किलात का सामना ये करना पड़ा कि मैंने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो जितने डॉक्यूमेंट थे वो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री पेशावर में प्रिंटिंग प्रेस बिल्डिंग के अंदर उनका ऑफिस है, वहाँ पे जोर अली शाह डायरेक्टर था और मुजाहिद खान जो था वो असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो इनके दफ्तर के अंदर वो हालात थे कि जो एक कबाड़ खाना होता है, यानी कि इतना गंद और इतना कचरा था कि उनको फाइलें नहीं मिलती थी। मैंने उनको एप्लीकेशन भेजी बाई डाक तो वो उन्होंने कहा मैं नहीं मिली। फिर मुझे उन्होंने वापस किया तो मैं बाई हैंड लेके गया। जब मैंने बाई हैंड पेपर उनको दिए तो उन्होंने मुझे कहा जी कि हम इसकी तहकीकात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप तहकीकात करें, आपका हक है। उन्होंने स्पेशल ब्रांच को लिखा, स्पेशल ब्रांच ने उनको वापस लेटर लिखा कि ये क्लियर है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद उन्होंने बहाना ये बनाया कि हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये प्रिंटिंग प्रेस वालों ने हमें अभी तक मुहैया नहीं किया। जो इदारा पिछले कई सालों से कायम है उसके पास सर्टिफिकेट देने के लिए उसका मोनोग्राम और उसका लेटर एड पैड मौजूद नहीं। तो 1.5 से 2 महीने उन्होंने लगाए सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस से सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो आखिरकार मैं तंग होकर मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल सेल पे उनके नाम डाले कि ये लोग जो हैं जी ये मुझसे रिश्वत भी मांगते हैं। और जब मैंने वहाँ पे रिश्वत के लिए मैंने उनको कहा कि आप रिश्वत मांगते हैं तो मैं ये काम अभी रिश्वत से शुरू करूँगा तो क्या होगा यार, मुझे मजबूर ना करें। लेकिन अल्लाह की ज़ात को है, उसके बावजूद मुझसे पैसे लिए गए कि मैं गाड़ी लेके जाता था, 3,000 का पेट्रोल लगता था। जब मुझे वो वहाँ से छोटी सी बात पे वापस कर देते थे तो मैं कहता था कोई बात नहीं, अब ये 2-2.5 हज़ार इनको दे दें ताकि ये मेरा आना जाना बच जाए, मेरा वक्त ये ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं बड़ी मुश्किलात का शिकार रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। एक तो ये मेरी, उसके बाद दूसरा मेरे सामने मुश्किलात आई कि आज से 1.5 साल पहले
मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं आपको दिखाने के लिए भी तैयार हूँ कि मैंने DCA एबटाबाद को लिखा कि मैं अस्पताल बनाना चाहता हूँ और 10 कनाल जगह मेरे ट्रस्ट के नाम हो गई है, तो मुझे अस्पताल बनाने के लिए इजाज़त दी जाए। तो उसने 9 माह के बाद मुझे एक करते 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 9 माह के अंदर एक सर्टिफिकेट जारी किया जो मेरे ब्रोशर में लगा हुआ है कि जी आप अस्पताल बनाने के लिए आए हैं, आप अस्पताल बनाएं। अब मैंने साथ ही उसको NOC के लिए कहा था कि मैं जब ये अस्पताल बनाऊंगा तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो हैं वो मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है, मैं दुबई में सर्विस करके आया हूँ, मैं कनाडा के अंदर मेरे सोर्स मौजूद हैं, मेरे सऊदी अरब के अंदर सोर्स मौजूद हैं, तो मैं फंडिंग करूँगा ताकि मैं ये अस्पताल बना सकूँ। इतना बड़ा मेजर हॉस्पिटल है एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो वो NOC अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया, पेंडिंग पड़ा हुआ है। DICC की मीटिंग होती है, एजेंडा आता है मोहम्मद ज़हीर रहमान शहीद वेलफेयर ट्रस्ट के लिए NOC जारी करें, उसको अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग कर दिया जाता है। 5 एजेंसियां मुझे क्लियर कर चुकी हैं, ISI, IB, MI, स्पेशल ब्रांच और एक और एजेंसी है इनकी, वो भी मुझे क्लियर कर चुकी है। CTD वालों ने 5 एजेंसियों ने मुझे क्लियर किया, जो मेजर एजेंसियां हैं। ISI हमारे मुल्क की आन है, मुल्क की शान है, और उस एजेंसी ने मुझे क्लियर किया। लेकिन CTD ने क्या किया, CTD ने 1999 की मेरी एक FIR जिसमें मैं बरी हो चुका हूँ, वो आके DC के सामने रख दी, और DC कहता है जी कि ये FIR क्यों हुई। मुझे ये बताएं कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उसके ऊपर FIR हुई, वो मुल्क का 2री दफा प्राइम मिनिस्टर बना। इमरान खान के ऊपर फंडिंग केस अभी तक ज़ेरे समात है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। मुल्क के लामहदूद मुतअद्दिद सियासी लीडर ऐसे हैं जिनके ऊपर FIR हैं और वो इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं, और अगर मेरे ऊपर FIR हुई और उसमें मैं बरी हो गया, उसके बावजूद मुझे ट्रस्ट के लिए NOC जारी नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये अस्पताल एबटाबाद को बना के देना चाहता हूं। अगर गवर्नमेंट 3 सालों के अंदर कार्डियक सेंटर बना के दे दे, मैं पीछे हट जाऊंगा, वो पैसा मैं किसी और जगह किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर लगाऊंगा। सालिम मोहम्मद खान ने मुझे मानसेरा से पैगाम भेजा कि डॉक्टर साहब आप मानसेरा आएँ और मानसेरा में आके जगह चेक करें, मैं अपनी ज़ाती जगह आपको डोनेट करूंगा। अब ये उनका पैगाम मुझ तक पहुंचा है, डायरेक्ट मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये पैगाम किसके थ्रू पहुंचा है? अरशद सवाती जो आज का नुमाइंदा है, उसकी तरफ से। मैं अभी तक सालिम मोहम्मद खान साहब से नहीं मिल सका, लेकिन उनका ये पैगाम मुझे पहुंचा है। आप मुझे ये बताएं कि मेरी कोशिश थी कि मैं ज़हीर रहमान शहीद वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कायम करूं, और कहाँ करूं? एबटाबाद में करूं, इसलिए कि मेरा एबटाबाद अपना आबाई इलाका है। तो मैं पहले, मेरे ऊपर फ़र्ज है कि मैं पहले अपने आबाई इलाके को टच करूँ, और जब मैं यहाँ से नाकाम हो जाऊँगा तो ज़ाहिर है मुझे मानसेरा जाना पड़ेगा, वो भी मेरे भाई हैं। तो मैं अस्पताल तो हर सूरत बनाऊंगा, अगर मैं जिंदा रहा। तो मर गया तो फिर मेरी सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह भी ऊपर देख रहा है कि मेरी नीयत क्या है। अगर मेरी नीयत अच्छी है वो तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके मकासद क्या हैं जो ट्रस्ट के? हमारे ट्रस्ट के मकासद जी सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं कि बेवा ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ जिनकी शादी की वजह से वो अपने घरों में बैठी हुई हैं, हम उनके साथ मदद करें। जहाँ जिस पब्लिक को पानी की ज़रूरत है और उनके पास पानी मुहैया नहीं है, वो दूर दराज से पानी लेकर आते हैं, हम उनको अपने घरों तक पानी पहुँचा के दें। वो इलाका, जिस इलाके को रोड नहीं है, मेन रोड से 6-6 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर का फासला है, और हुकूमत वक्त ने उसके ऊपर कोई अरसा पिछले 70 सालों से कोई तगदो नहीं की, हम वो तगदो करके उनको एक कच्ची सड़क मुहैया करें। जिस तरह 1998 में 12 मई 1998 में हमने ये 16 किलोमीटर सड़क बनाई और इमरान खान ने उसका इफ्तिताह किया। आज वो 13 किलोमीटर सड़क पक्की हो चुकी है, 3 किलोमीटर अभी कच्ची बाकी है। तो हम वक्त के हाकम से भी और वज़ीर आला से भी दरख्वास्त कर चुके हैं कि भाई उसकी 3 किलोमीटर को भी पक्का किया जाए ताकि लोगों की सहूलतें मुकम्मल हो जाए। तो इस तरह की नापायद सहूलतें जहाँ जहाँ होंगी वहाँ हम पूरी मदद करेंगे। हेल्थ केयर के ऊपर हमारा काम करना हमारा मकासद है। छोटे DHU टाइप 10 बेड हॉस्पिटल,
15 बेड हॉस्पिटल, 20 बेड हॉस्पिटल, ये हम उस इलाके में कायम करके दें जहाँ लोगों के पास अस्पतालें नहीं हैं। पानी की स्कीमें उन जगह में दें जहाँ पे पानी नहीं है। 2 से 2.5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक कच्ची सड़क अगर किसी के पास नहीं है तो हम वो भी इंशाल्लाह करने के लिए तैयार हैं और हम करेंगे। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमने अपने एक रिपोर्ट बना ली है कि हमने इस काम को किस तरह सर अंजाम देना है। उसमें हमारे तमाम इलाकों के अंदर जितने गाँव हैं उनमें हम अपने कायम कर रहे हैं एक कमेटी, ट्रस्ट कमेटी, जो कमेटी वहाँ की लोग के हमें निशानदेही करेगी कि इस इलाके में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत, पानी की होगी, सेहत की होगी, इस तरह की। कितनी बेवा ख़वातीन हैं, कितनी बेवा यानी कितनी बच्चियाँ हैं जो शादी के बगैर यानी रह रही हैं और उनके जहेज़ का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो इन कामों में इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। अच्छा, अब तक कितने वो प्रोजेक्ट इसके तहत मुकम्मल कर लिए जो आपने अपने ज़ाती? आप अपनी कुर्सी ज़रा इस साइड पे कर दें ताकि मैं आपको गिन के बता दूं प्रोजेक्ट वाइज। सबसे पहला प्रोजेक्ट था हमारा जो हमने मुकम्मल किया जी, बोदला ता थेसी बरस्ता मेराबाला 16 किलोमीटर सड़क, जिस पे 14,50,000 रुपये की लागत आई थी उस वक्त। ये हमारा कारनामा है अल्लाह की मदद से। दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा जी गर्ल्स मिडिल स्कूल मेराबाला यूनियन कौंसिल नाड़ा में। मिडिल स्कूल की मंजूरी गवर्नमेंट ने दी लेकिन ठेकेदार पैसे खा के भाग गया और एक बच्ची के कहने पे मैंने वो स्कूल मुकम्मल करके अपने ज़ाती पैसे दिया, जिसके ऊपर 7,50,000 रुपया 1997 में लगा है। वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट है, मौके पे मौजूद है। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा थेसी ता बलखू 2 किलोमीटर सड़क। ये हमारे 2 गाँव के दरमियान 2 किलोमीटर का फासला है और हमारे गांव तक सड़क आई हुई थी, बलखू तक नहीं थी। तो मैंने अपने गांव से बलखू तक 2 किलोमीटर सड़क दी, जो इस वक्त रवां दवा है। चौथा प्रोजेक्ट था हमारा पानी की स्कीम संडकी गांव में यूनियन कौंसिल में जुआ, लागत 50,000 रुपये, जो मैंने हैंड पंप दिया और उससे 25 घर नीचे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, पानी अभी भी पी रहे हैं, टैंकी भी बनी हुई है। ठीक है जी, मौके पे जाके चेक भी किया जा सकता है। उसके बाद साल 2019 और साल 2020 में मुकम्मल शुदा प्रोजेक्ट जो है हमारे, वो 6 नंबर पे आगे साल 2020 में अमीराबाद यूनियन कौंसिल शेरवान में पानी की स्कीम, जिस पे 3,50,000 रुपये की लागत आई है। ये ISI का एक नुमाइंदा है जिसका नाम है मोहम्मद जावेद। उसने हमारे दफ्तर में आके रिक्वेस्ट की कि जनाब हम आप पे कोई प्रेशर नहीं डालते, हमारे गाँव में एक जगह ऐसी है कि जहाँ पहाड़ी के ऊपर बोर करना है और पहाड़ी के ऊपर बोर जो है पत्थर में होगा तो खर्चा ज़्यादा आएगा। तो मैंने कहा कितना खर्चा? उसने कहा जी 3.5 लाख रुपया। तो मैंने उस स्कीम के लिए 3.5 लाख की ग्रांट अपनी जेब से दी और वो पानी अभी रवां दवा है, जाके उसे चेक किया जा सकता है। अब 7वें नंबर पे हमारी स्कीम आ गई जी 2019-2020 में ब्यूरो बेवा, माजूर और गरीब अफराद में तकसीम की गई रकम थी उस वक्त 17 लाख रुपये इन पिछले 2 सालों में। तो वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड हमारे दफ्तर में मौजूद है। जिस माजूर बंदे को हमने व्हील चेयर दी वो भी मौजूद है, जिसको माली ग्रांट दी वो भी मौजूद है, सब चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड में। 8वें नंबर पे हमारी स्कीम आ गई जी साल 2020-2019 में 3 गरीब बच्चियों की शादी के लिए मुकम्मल जहेज, लागत 4,50,000 रुपया मैंने अपनी जेब से दिया, जिन 3 बच्चियों के घर हमने अल्लाह के सामने आबाद किए और रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, शनाख्ती कार्ड उनके, उन बच्चियों की डिटेल, हर चीज़ मौजूद है। और 9वीं स्कीम थी हमारी इस सालों में 2020 में हज़ारा यूनिवर्सिटी के गरीब तालिब इल्म, जिसका मैंने बोर्ड पे नाम लिख दिया है। मैं वो नाम ज़ाहिर अभी नहीं करना चाहता, उसे मैं डिलीट कर दूंगा ताकि उसका पर्दा ज़ाहिर ना हो। वो यहाँ बिलाल टाउन में रहता है, उसकी यूनिवर्सिटी ने सनद रोकी हुई थी, उसकी डिग्री रोकी हुई थी कि जब तक आप अपनी पेमेंट नहीं करेंगे हम डिग्री आपको नहीं देंगे। तो वो बच्चे का वालिद ज़ईफ़ुल उमर मेरे पास आया, उसकी वालदा आई, मैंने उनको 50,000 रुपये की ग्रांट दी कि चाहे अपनी फीस अदा करें और डिग्री ले लें। इसके बाद हमारी 10वीं प्रोजेक्ट जो था मास्टर सरदार साहब के घर बिलाल टाउन में, ये पीछे बरनाल कॉलेज की बैक साइड नडियाँ का हिस्सा आता है। यहाँ महल्ले में पानी की कमी थी तो 1,25,000 की लागत से वो हैंड पम्प हमने दिया जो लगा हुआ है और पानी लोग तकरीबन कम अज़ कम 10 से 12 घर जो है वो पानी पी रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने अपनी 4 कनाल की जगह अपनी ज़ाती डोनेट की, अली असगर साहब ने वहाँ जाके सगे बुनियाद रखा उस अस्पताल का, मेरे मकाम के ऊपर ज़हीर शहीद की अस्पताल यानी कि कब्र के बिल्कुल साथ।
तो वो अस्पताल हमने फिजिबिलिटी तैयार हो चुकी है, नक्शा बन गया है। उसमें सऊदी गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि ये फ़ंड आप जारी करें ताकि हम इसको मुकम्मल करें, और या हम पब्लिक से फ़ंड इकट्ठा करेंगे और इंशाल्लाह उसको हम बना के मुकम्मल कर देंगे। वो इस वक्त ज़ेर तामीर समझें आप। इससे आगे अभी हमारे पास आज एक बच्ची आई है, जो बच्ची कामसेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और पिछली उसकी तकरीबन 5 से 6 माह की फ़ीस जो है वो बकाया है, और यूनिवर्सिटी वाले उसको यानी खारिज करना चाहते हैं। मेरे तक वो बात पहुंची, उस बात को मैंने ज़ेर गौर लाया, उनकी हमने तहकीकात की कि क्या ये सवेदपोश लोग हैं और वाकई फ़ीस देने के काबिल नहीं है, तो उसके लिए हमने आज ही बल्कि आर्डर किए हैं कि भाई वो फ़ीस हम अदा करेंगे। तो ये है जी हमारे प्रोजेक्ट, जो नंबर वाइज भी मैंने आपको बता दिए हैं, और मुस्तकबिल के जो प्रोजेक्ट हैं हमारे एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जिस साहब उनसे हमने ये पिप्स कॉलेज की बैक साइड पे वो जगह हमने देखी है, पहाड़ी है, उसे हमें हमवार करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट के बाद हम उसके ऊपर इंशाल्लाह हॉस्पिटल शुरू करेंगे। अगर मेरी ज़िंदगी रही और ये माफिया ने मेरे रास्ते में रुकावटें ना डाली, तो इंशाल्लाह मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मीडिया के लोगों से भी कि आप इसको हाईलाइट करेंगे और इसको वक्त के हकम के तय ये कानों तक ये बात पहुँचाएँगे कि आप मदीना की रियासत बना रहे हैं। मुझे बताया जाए कि वो मदीना की रियासत कैसे होगी, किस तरह बनेगी, किस तरह उसके ऊपर अमल दरामद होगा, क्या हमारी अदलिया ठीक है, क्या हमारी अदारों में बैठे हुए लोग ठीक हैं, और अगर ये हमारी पुलिस ठीक है, ये सब ठीक है, तो फिर मदीना की रियासत तो बन गई है, फिर तो मदीना की रियासत की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये अभी तक 1% भी सीधे नहीं हुए, तो 2 सालों में आप इनको 99% किस तरह सीधा करेंगे? मुझे प्राइम मिनिस्टर से इस सवाल का जवाब चाहिए। वैसे ये अगर मतलब प्रोजेक्ट उसकी अप्रूवल हो जाती है तो इसको कितना टाइम लगेगा? मतलब इसको अल्लाह के फजल करम से जी हमने 3 साल का टाइम दिया है। अच्छा, जिस तरह गोल्डा मोड़ का नक्शा हम लेकर आए, गोल्डा मोड़ में कायदे-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल बना हुआ है, उसका नक्शा हम लेकर आए कि उसी नक्शे के तहत हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। कि वो नक्शा मुझे खुश भी लगा है उसकी, यानी ठीक है वो लोग जुल्म कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, और पैसे बेबाक पैसा लगता है वहाँ पे। मेरी वालदा वहाँ पे दाखिल रही हैं, 1 महीने का 32 लाख रुपया उन्होंने बनाया, तो कोई बिल्कुल वो 32 लाख क्या कि उसमें मेरे ख्याल में 2 लाख रुपये की भी रकम नहीं लगी होगी, तो 30 लाख रुपया जो मुल्क के अंदर माफिया बैठा हुआ है ज़्यादा। तो मैं ये प्राइम मिनिस्टर से ये भी गुजारिश करूंगा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल बनते हैं, क्या उनका कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उनकी कोई फीस मुक्त यानी मुख्तसिस स्कीम के तहत उनको इजाज़त हो कि वो ऑपरेशन का इतना पैसा लें, OPD में इतने पैसे लें, और मरीज़ को एक आम चेकअप के लिए अगर आए तो उसकी कितनी फ़ीस होनी चाहिए। तो इस तरह का एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए ताकि ये डॉक्टर लोग भी पाबंद हो। ठीक है, इस मुल्क को अगर तबाह कर दिया है तो डॉक्टरों ने, इस मुल्क को अगर तबाह कर दिया है तो वकीलों ने, इस मुल्क को अगर तबाह कर दिया है तो जजों ने, इस मुल्क को अगर तबाह कर दिया है तो पुलिस ने। ये तमाम सरकारी अदारे के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं माफिया, वो राशि हैं। ठीक है जी। तो इस तरह इस मुल्क को ठीक करना, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक, अगर इस मुल्क के अंदर खमीनी जैसे 2 शख्स ना आए तो ये मुल्क ठीक नहीं हो सकेगा। वैसे आपने बताया कि आप PTI से जब इमरान खान इब्तदा थी तो उस वक्त से आप उनके साथ हैं, तो ये आपने 3 साल भी देखे हैं और इससे पहले गवर्नमेंट के भी आपने देखे हैं हालात, तो अब आप क्या समझते हैं कि कोई तब्दीली आई है आवाम को, मतलब पहुंची है कि नहीं? देखिए जी, मैं ये यकीन से कहता हूँ, मैं इमरान खान का यानी कि हामी ज़रूर हूँ। मैं इमरान खान के साथ कदम मिला के चला हूँ। इमरान खान की पार्टी के ऊपर मेरी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मैंने बड़ी कुर्बानी दी है। इमरान खान ने लंदन के अंदर भी जाके इसकी तस्दीक की है कि मेरी पार्टी के अंदर एक शख्स था जिसने मेरे साथ कदम मिला के चला और उसने मेरी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। आज मैं इमरान खान से कोई वजारत नहीं मांग रहा, मैं इलेक्टेड मेंबर नहीं हूँ। मैं इमरान खान से कोई ये कोशिश नहीं कर रहा कि मुझे आप मामले खुसूसी बनाएं, मुझे आप कोई सीट दें, मुझे कोई सीट नहीं चाहिए। कोई किसी किस्म की मेरी इमरान खान से डिमांड नहीं है। मेरी इमरान खान से डिमांड ये है कि इदारों के अंदर पहले से चेंजिंग नज़र आ रही है। पिछले एतवार से लेकर अभी ये है कि जिस इदारे में आप चले जाएं वहाँ लोग अभी डर रहे हैं कि अगर हमारी शिकायत हो गई तो हमारे साथ कानूनी कार्रवाई होगी। पहले ये हाल नहीं थे, पहले ये था कि आप रिश्वत देते थे, वो मज़े से लेते थे। ठीक है जी।
तो मैं एक पैगाम ये भी पहुँचाना चाहता हूँ अपनी तरफ से इमरान खान को कि एक असम्बली के अंदर एक बिल पास होना चाहिए जिसके ऊपर क्लियर कट लिखा होना चाहिए, नंबर 1, कि जो शख्स रिश्वत देगा उसको पहले गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए कि क्राइम की जड़ वो है, वो रिश्वत दे रहा है अपने हक से तजावत करने के लिए, और जो रिश्वत ले रहे हैं उसको फिर गिरफ्तार करके दोनों को बराबर की। अल्लाह का कानून कहता है राशि वल मुर्तशी किल्ला मा फिन्नार, तो अल्लाह अगर कहता है कि मैं राशि और मुर्तशी दोनों को सजा देने के लिए तैयार दूंगा, तो फिर अल्लाह के कानून को कौन चेंज कर सकता है। तो असम्बली के अंदर एक बिल होना चाहिए, अगर आप मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं तो असम्बली के अंदर एक बिल पास होना चाहिए कि रिश्वत देने वाला शख्स इतना ही मुजरम होगा जितना कि लेने वाला शख्स, तो दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, दोनों के खिलाफ प्रोसीडिंग होगी, तो तब जाके ये रोकेगी। दूसरा पैगाम कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो मुल्क की एजेंसी है, तहकीकाती एजेंसी है, उसके अंदर इतना गंदा माफिया बैठा हुआ है कि जो 20,000 रुपया लेकर FIR देता है, ड्यूटी FIR, बैंकों का लेन देन हो, इमिग्रेशन का पर्चा, किसी का आपस में खानदानी चिपकेलिश है तो एक बंदा जाके 10,000 रुपया दे के पर्चा करवाता है, मेरा 20 लाख रुपया इसने ले लिया जी मुझे बैरिनो ममालिक कनाडा भिजवाने के लिए, लंदन भिजवाने के लिए। तो ये सबसे पहला काम इमिग्रेशन का इमरान खान को और वज़ीर दाखिला शेख रशीद को करना चाहिए। असम्बली के अंदर एक बिल पास करें ताकि ऑर्डिनेंस 1979 को सीधा रुख मिल जाए कि कोई पाकिस्तानी शहरी अगर किसी रजिस्टर्ड प्रमोटर के बगैर किसी भी शख्स को इमिग्रेशन के लिए कोई लेन देन करेगा तो वो भी इतना ही मुजरम होगा जितना कि लेने वाला और दोनों के खिलाफ FIR होनी चाहिए और दोनों को प्रोसीड करके उनको सजा देनी चाहिए कि जब मुल्क के रजिस्टर्ड प्रमोटर मौजूद हैं जिन्होंने 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटियां जमा कराई हुई हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंदर, और उन सिक्योरिटियों से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 9 मंजिला इमारत अपनी बनाई है प्रमोटरों के पैसे से, और आज जब प्रमोटर के दफ्तर में किसी किस्म का लेन देन अगर कानून के मुताबिक भी हो तो उसके ऊपर भी FIA उनको हरासा करती है। तो मुल्क की जब ज़र मुबादला की खेप जो है बाहर अगर आसानी से नहीं जा सकेगी तो ज़र मुबादला कहाँ से आएगा, ठीक है जी। इसके बाद सबसे जो अहम तरीन काम है कि हुंडी को कंट्रोल करना है, आपने बैरून ममालिक से सरमाया लेना है, अफरात ज़र को बढ़ाना है, तो आपने हुंडी पे कंट्रोल करना है। और वो कंट्रोल कैसे हो सकता है कि जैसे प्रोटेक्टर में आप अपने एक बंदे को बैरून ममालिक भेजने के लिए प्रोटेक्टर उसका करवाते हैं, वहाँ लाजम व मजलूम कर दिया जाए कि उस शख्स का ATM कार्ड और उसका अकाउंट चेक होगा और उसके ऊपर स्टैंप लगेगी और फिर वो मूव करेगा बैरून ममालिक के लिए, और साल के बाद जब वो वापस आए तो उसका FBR में बाकायदा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि इसने मुल्क में पैसा बैंक के थ्रू कितना भेजा है और कितना इसने हड़प किया है, ताकि हुंडी पे कंट्रोल हो जाए और मुल्क तरक्की करे। ठीक हो गया, थैंक यू जी डॉक्टर साहब।